पीछे तक पूरी आवाज आ रही है? ठीक है सर, नमस्कार। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार से आए हैं। मेरा नाम विनोद सिंह नेगी है, डॉक्टर डॉक्टर धनराज पटेल। आज हम आपको CPR, जो आपने देखा होगा CPR कैसे देते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, और सेकंड थिंग फर्स्ट एड, और तीसरा जैसे कैट बाइट मतलब बिल्ली ने काटा, कुत्ते ने काटा, सांप ने काटा, ठीक है ना, और एक है फायर वाला। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग तो खैर देखा कि सबके साथ मतलब काफ़ी वो है, ड्राइवर हैं, अमेरिका ड्राइवरों के साथ काफ़ी आपका सपोर्ट स्टाफ है यहाँ पर। आपके साथ किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ कि कभी किसी के यहाँ फायर हो गया वो गाड़ी में चलते हुए, कार में, कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ ना, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की गाड़ी में कौन कौन से वो रखे हुए हैं? पानी का रखा या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का पूरा सिलेंडर रखा होता है? होता ना सर? हाँ। तो सर देखो, सबसे पहले बात करते हैं फायर के बारे में। अब जैसे ये तो खैर खाली बताना, जैसे आपका ऑफिस है या फिर आप घर में है, घर में हम लोग रेफ्रिजरेटर, AC, और वो तो सबके घर में होता है, उसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वाली, CO2 वाली, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा कि भाई AC फट गया या रेफ्रिजरेटर फट गया, और उससे क्या होता है, आग लग जाती है। तो उसके लिए मतलब क्या आप लोग मतलब बेसिकली क्या यूज़ करना चाहेंगे अगर आग लगी तो? हमने घर में रखा हुआ है उस चीज़ को, नहीं गाड़ी सर में यूज करते हैं ना, हाँ, उस चीज़ को हमने सिलेंडर रखे हुए घर में। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ना। हाँ जी, हाँ जी। सर बेस्ट ये है। और कितने लोग सोचते हैं कि अगर पानी या बालू, आपने देखा होगा कभी पहले बालू की भरी होती, अभी भी होती है कई जगह पे बालू की भरी हुई, तो आग लगने की स्थिति में सबसे पहले अगर घर में भी आग लगे तो सबसे अच्छा है कि आप लोग CO2 इस्तेमाल करें, ठीक है ना। कारण कि घर में होता है हमारा इलेक्ट्रिक वायर होता है हर जगह पे, पानी डालेंगे तो पानी क्या है, उससे करंट फैलाएगी पूरी, ठीक है ना। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि अगर आग लगती है तो सबसे पहले अपने घर का, अभी तो खैर PNG गैसें सबके यहाँ वो पाइपलाइन वाली आ गई हैं, फिर भी अगर किसी घर में सिलेंडर यूज़ होता है तो सबसे पहले सिलेंडर को कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ से आग वहाँ तक ना पहुँचे। सबसे पहले सिलेंडर एक मतलब पूरा बम होता है घर के अंदर, अगर मतलब सही अगर उसका मतलब मिसयूज़ किया जाए तो, है ना। और अगर जिसके घर में PNG पाइप है तो किसको बोल के नीचे से बाहर लॉक लगा रहता है, उसे लॉक कर दो कि PNG वहाँ तक ना पहुँचे। सेकंड थिंग क्या होता है, रेफ्रिजरेटर और AC, कोशिश करो कि आग वहाँ तक ना पहुँचे। ये चीज़ें खास वैसे आपकी जो बसें इस्तेमाल करते हैं आप लोग, कार इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी ये होता है सेम, मतलब घर वाली पोजीशन होती है। घर हमारा एक जगह पे होता है, हमारी बसें, कारें, ट्रक जो होते हैं वो चलता हुआ घर है हमारा अपना ही। ये बात आप समझ सकते हो, कोई मतलब फ़र्क नहीं है इसमें। तो वही है, अगर आग लगे तो सबसे अच्छा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करें, CO2 का इस्तेमाल करें, उससे छुटकाव करें और आग बुझा दें। ये आपने पेट्रोल पंप में देखा, हर जगह पे यही हुआ है। पानी का यूज़ बहुत कम से कम करें, ठीक है ना। पानी का यूज़ वहाँ करें जहाँ से मैदान में आग लगे, जो पानी फेंक दिया, अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई भी आदमी, भगवान न करे, कोई भी हम ह्यूमन बीइंग से किसी को अगर मतलब आग से कुछ उसका मतलब कुछ हो गया, बॉडी पार्ट कुछ जले, तो क्या करना चाहिए उसमें हम लोग? पानी में जो है उसको आप जितना देर हो सके उतना देर पानी में उसको रखना चाहिए। सर देखिए वो ठीक है, अगर आपने पानी डाला सबसे पहले उसे आग बुझाइए और सबसे पहले उसको कहाँ, हॉस्पिटल के लिए वो कीजिए। ये बताइए एम्बुलेंस है कि क्या आएगी, नंबर 1। नंबर 2, आग एक तो वैसे लगती है कि नॉर्मली किसी ने बीड़ी पी, सिगरेट पी, कुछ भी हुआ, या गैस जला हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो वायर होती है, कई बार वो मिस, उससे आग लग जाती है उससे। उस केस में क्या करेंगे हम लोग? उस केस में कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है, पानी का इस्तेमाल कभी भी मत करना उस चीज़ में। और पानी का इस्तेमाल वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ करना है। सिलेंडर ना हो तो क्या बोला सर आपने? बाय द वे सिलेंडर ना हो तो आपने बहुत बढ़िया बात की। सबके घर में चादर होती है सूती की, है ना। कपड़ा चादर मार के पानी को ऐसे बुझाने की कोशिश करो, अगर ज़्यादा हैवी नहीं है तो पानी मत डालो, चादर से मतलब उसको बुझाने की कोशिश करो, कंबल से बुझाने की कोशिश करो उसको, ठीक है ना। दूसरी बात, आम तौर पे क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि आग लगी, कोई उसमें जल गया, कुछ हो गया, तो उसमें ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वो एक नॉर्मल जलना होता है, एक होता है कि किसी को अगर इलेक्ट्रिक तार से कोई
किसी भी आदमी को सर तो आप देखें ना कि जो जलता है आदमी उसे तो नॉर्मल आग से जो जलता है बर्न होता है उसके आप देख लोगे कि साफ दिखता है, पर इलेक्ट्रिसिटी जो बर्न होता है वो दिखता नहीं है। आपने देखा होगा कई बार, आपने देखा होगा कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी बर्न हुआ, आपने हॉस्पिटल वाले पता चलता है कि जी 3 दिन 4 दिन बाद डेथ हो गई उसकी। क्यों होता हो? वो इसलिए होता है सर कि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, किसी कोई बंदा अगर करंट के बीच में आ गया तो बाहर नहीं जलाता हो, अगर झटका लगे तो अंदर के जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनमें इफेक्ट करता हो। किसी का लीवर, किसी का हार्ट, किसी की किडनी या नसें जो है वो अंदर शॉक करता है और बाद में आप देखना 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद नीले नीले नजर आते हैं। जब स्वेलिंग होती है ना, किसी को स्वेलिंग आती है तो देखना लाल काला नीला धब्बा बाद में नजर आता है उसे। इलेक्ट्रिक करंट भी वैसे काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब किसी को इलेक्ट्रिक शॉक में सबसे पहले उनको उसमें ले जाओ तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे मेन है उसमें CO2 इस्तेमाल करना। अब सेकंड थिंग है, हम लोग बात करेंगे जैसे आप किसी को कुत्ते ने काट लिया, डॉग बाइट होता है ना, कुत्ते की जीभ में लार होती है, तो उसमें क्या होता है, लार क्या होता है, वो एक बहुत ही मतलब कहते हैं कि जानलेवा चीज़ है। हम लोग कुत्ते को, सबके घर में कई लोगों ने कुत्ते पाले होंगे, कुत्तों का पालना ठीक है लेकिन एक लिमिट तक अच्छा होता हो, ठीक है ना। सपोज किसी को कुत्ते ने काटा तो आप लोग सबसे बढ़िया, आप पहले तो कहते थे ना 14 इंजेक्शन लगते हैं, अब तो केवल 2 या 3 इंजेक्शन आगे रहे बीच के। अभी ना सुना होगा, अभी 15-20 दिन पहले की बात है कि कुत्ते से काटने से एक बच्चा, गोरखपुर की बात है यूपी की, वो 2-3 बार उसने गया नहीं तो वो बेचारा ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ है कि आप कभी इस चीज़ को हल्के में मत लेना, खासकर कुत्ते का काटने का। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, तो 2 चीज़ें मतलब घर में पालतू जानवर है, इसे काटने से क्या होता है, अगर आपने रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाए या हॉस्पिटल जैसा नहीं किया, इवन वैसे भी अगर आप लोगों को जैसे यहाँ पर ये 3 साइड है कुछ भी कहीं करे तो हम बोलते हैं टीटी का इंजेक्शन लगाओ, वो लगानी चाहिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपने नहीं लगाया तो वही चीज़ बाद में कहते हैं ना सुई से सब्बल बन जाता है, फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज़ आपको मेन ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, हम लोग बोलते हैं जैसे बंदर ने काटा, बंदर का भी वही है, बंदर हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इनके काटने से रेबीज के आपको कीटाणु फैलेंगे और उससे आपको समस्या होगी, ठीक है ना। सेकंड थिंग, एक होता है हम बोलते हैं कि भाई स्नेक बाइट क्या होता है, सांप के काटने का। सांप के काटने का हम सीधा एक ही चीज़ बोलते हैं, सीधा उसको हॉस्पिटलाइजेशन करो। बाकी उसका कोई ऐसा नहीं कि अपने कोई तंत्र मंत्र, हम देखें कई जगह पे कि कोई तंत्र मंत्र वो करता है, ऐसा कुछ नहीं करना। किसी को सांप ने काट दिया, आप सीधा उठा के उसको हॉस्पिटलाइजेशन करो। उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है, भाई कुछ नहीं उसका, बाकी डॉक्टर ही करेगा, जो है डॉक्टर अपने हिसाब से काम करेंगे उसमें, ठीक है ना। दूसरी एक बात है, जैसे आप लोग जाते हैं बस लेकर, गाड़ी लेके, तो आप लोगों के मैंने बताया ना कि आप लोग बोलते हैं ना कि कहीं आपने CO2 का सब कुछ रखा, कई बार CO2 नहीं होता कहीं कोई गाड़ियों में, देखा होगा आप लोगों ने। दिल्ली में कई केसेस होते हैं, आपके CNG की गाड़ियाँ ये है तो आग लग जाती है, उस केस में क्या करेंगे, सेंट्रल लॉक लग गया, फिर हथौड़े से तोड़ते शीशे को हम। हाँ, आप लोगों को इस्तेमाल रखा रहता है ना तोड़ के बाहर आने का, वही है। लेकिन कोशिश करना कि आप लोग अंदर कम से कम, जो भाई साहब ने कहा वो तो ठीक है, वो आपको एक सगड़ देंगे, फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब जो सिलेंडर होता है जरूर रखना पड़ेगा कारों में या गाड़ियों में, बसों में, जो भी है, वो आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों के काम ही आएगी। देखो अब बात करते हैं, अब BLS तो खैर बात बताएंगे, फर्स्ट एड पर प्राथमिक उपचार, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो बाकी जो थे ना डॉग बाइट में बताइए, जब किसी का एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में डॉक्टर पटेल आपको बताएंगे कि फर्स्ट एड हम लोगों को कैसे सर्वाइव करना है। भगवान अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, रोड रेज में होता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ है। कई बार हमारे तो हिंदुस्तान के ट्रैफिक इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। तो जो फर्स्ट एड के बारे में है वो आप डॉक्टर पटेल आपको बताएंगे। डॉक्टर पटेल। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनराज पटेल है, मैं अपोलो टीम से हूँ। जैसे कि विनोद जी ने बताया कि किसी भी टाइम में कुछ ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे अपन को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी चीज़ में फर्स्ट टाइम में एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले अपन को सेफ्टी क्रिएट करनी है। हेलो जी जी
तो सबसे पहले अपन को सेफ्टी क्रिएट करनी है वहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल है, कुछ भी गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है, तो सबसे पहले सेफ्टी क्रिएट करनी है। वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि पेशेंट को, जिसको भी ट्रॉमा हुआ, वो सेफ फील करे। दूसरी चीज, अपन को उसको असिस्ट करना है, देखना है, हेड टू टो में असिस्ट करना है, सर से लेके पाँव तक असिस्ट करना है। वहाँ पे कहीं पे मेजर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कुछ फ्रैक्चर वगैरह लग रहा है, तो सबसे पहले अपन को वहाँ पे जहाँ पे भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे कंप्रेशन देना है। कोई भी कपड़ा वगैरह आप ले सकते हो, आपके पास हो या पेशेंट के पास कोई कपड़ा वगैरह हो, वो कपड़ा लेके आप वहाँ पे प्रेस करना है, उसको दबा के रखना है। अगर आपके पास कोई गोज पीस वगैरह वहाँ अवेलेबल हो, कुछ उस गाड़ी में सेफ्टी में कुछ अवेलेबल हो, फर्स्ट एड में कुछ अवेलेबल हो, तो वहाँ पे कंप्रेस करके उसको टाई करना है ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो सके। सबसे मोस्ट कॉमन जो डेथ होती है ट्रॉमा में, वो ब्लीडिंग की वजह से होती है। हैवी ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता। दूसरी चीज अपन को ये ध्यान रखना है कि कहीं फ्रैक्चर वगैरह है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहे हैं पेशेंट को, तो वो भी मूवमेंट को इमोबिलाइज करना है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है उस पे आप कुछ ना कुछ, जैसे आपके पास कोई फट्टा वगैरह है, लकड़ी वगैरह पड़ी है, तो लकड़ी जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ, जैसे मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फट्टा लगा लूंगा अपना और उसको टाई कर दूंगा ताकि वो मूवमेंट नहीं हो, फ्रैक्चर और ज्यादा बढ़े नहीं, ब्लीडिंग और ज्यादा होगी। इन चीजों का खास करके ध्यान रखना है और अपन को एम्बुलेंस को कॉल करना है, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। बस यही है, मोस्टली इसी चीज का ध्यान रखना होता है। अभी मैं आपको BLS की ट्रेनिंग दूंगा, CPR की ट्रेनिंग दूंगा। CPR के बारे में किस किस को पता है? किसी को सुना आपने CPR? किसी को देखा CPR देते हुए? इसका नाम पता है आपको? इसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप बता सकते हो अपनी साइड से। छाती को पुश करना पड़ता है, दिखा छाती को पुश करना, ठीक है। तो बेसिकली CPR का मतलब ये होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स। हार्ट और लंग को बचाना है। हार्ट को बचाओगे, लंग को बचाओगे, पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा आपका। तो CPR की कुछ टेक्निक होती है। CPR कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कितने टाइम तक देना चाहिए, उन सब चीज की टेक्निक होती है। बेसिकली CPR उन लोगों को दिया जाता है, सबसे पहले आप किसी भी चीज को, पेशेंट को देखोगे, असिस्ट करोगे, तो पेशेंट को देख के आपको कैसे पता लगेगा कि इसको CPR देना है या नहीं देना है? कैसे पता करोगे? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? सांस लेने में दिक्कत आएगी, अचानक नीचे गिर जाएगा, अस्थमा का जो नहीं, सांस लेने में दिक्कत CPR का वो नहीं होता, इंडिकेशन नहीं होता। सांस तो मैं भी ऐसे ले लूंगा, थोड़ी थोड़ी ब्रेथ ले लूंगा, या कोई अस्थमा का पेशेंट है या किसी को COPD है तो उसको भी सांस लेने में तो दिक्कत हो सकती है, तो उसको CPR नहीं देंगे हम। CPR उन लोगों को दिया जाएगा, सबसे पहले अपन पेशेंट को असिस्ट करेंगे, पेशेंट को असिस्ट करके उसकी ब्रेथ को असिस्ट करेंगे, उसकी ब्रेथ को देखेंगे। आप अपनी ब्रेथ को देखो, यहाँ पे महसूस हो रहा है ना, सांस ब्रेथ फील हो रही है आपको, या उसके आप चेस्ट दे सकते हो। पेशेंट लेटा होगा, सांस ले रहा होगा तो उसकी चेस्ट ऊपर नीचे होगी, छाती ऊपर नीचे होगी उसकी। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, तीसरी चीज उसकी कॉन्शियसनेस देखोगे, पेशेंट होश में है या बेहोश है। आप उसको कैसे पता लगाओगे पेशेंट होश में है या बेहोश है? उसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका है, आप उसको ऐसे करके उसका नाम वगैरह पूछ सकते हो, उसको जगह पूछ सकते हो कि अभी आप कहाँ पे हो। कोई पेशेंट अगर होश में होगा तो वो बता देगा कि मेरा नाम ये है, मैं अभी इस जगह पे हूँ और अभी ये टाइम हो रहा है, दिन हो रही है, रात हो रही है, वो बताएगा, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में है। अगर वो कॉन्शियस नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा, वो बेहोश लेटा रहेगा। तो अगर ये तीन चीजें आपको पता लग जाए कि पेशेंट बेहोश है, पेशेंट की सांसें नहीं चल रही है, पेशेंट की छाती ऊपर नीचे नहीं हो रही है, इसी चीज में CPR देना है। इसके अलावा CPR कभी किसी को नहीं देना है। तो CPR देने की कुछ टेक्निक होती है, और अपन उसकी तीसरी मेन बात है, अपन उसकी पल्स फील करेंगे। सब अपने यहाँ हाथ देंगे एक बार, और इसको 2 उंगली इधर लेके जाएंगे और अपनी पल्स फील करेंगे। सबको अपनी पल्स फील हो रही है? तो ये कैरोटेड पल्स होती है। अगर कोई पेशेंट ज्यादा बीमार है तो उसकी ये वाली पल्स फील नहीं करनी है, ये पल्स चली जाएगी, पर ये पल्स रहती है। अगर ये भी चली जाए, ये पल्स पेशेंट को फील नहीं हो, आप जिनको CPR देने जा रहे हो उसको ऐसे करोगे, देखोगे, असिस्ट करोगे, अगर ये पल्स फील नहीं होती है तो उस पेशेंट को भी CPR
दे सकते हैं। तो सीपीआर की कुछ टेक्निक होती है। मैं किसी 2 जनों को बुलाना चाहूंगा, कोई भी आप में से इंटरेस्टेड हो, 2 जने तो आ सकते हो। एक जना और आ जाओ। ओके, तो सबसे पहले आप पेशेंट को बात करिए। पेशेंट से, अगर पेशेंट होश में नहीं है वो देखना होगा अपना। हाँ जी भाई साहब, आप कैसे हैं? हेलो, ऐसे करें। अब कोई रेस्पॉन्स नहीं है पेशेंट का। दूसरी चीज हम इनकी ब्रेथ देखेंगे। आप इनकी ब्रेथ देखिए। हाँ, यहाँ पे ब्रेथ देख सकते हैं, ब्रेथ भी नहीं है। आप इसकी चेस्ट के मूवमेंट देख सकते हैं, मूवमेंट भी नहीं है। अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर आ जाए। मूवमेंट नहीं है, फिर अपन इसकी पल्स फील करेंगे। ये जो मैंने बताई ना कैरोटिड पल्स, ये फील करो। ऐसे नहीं करनी होती है, आपको यहाँ पे प्रेस करके 2 उंगली यहाँ पे लगा के ऐसे लगानी है। ऐसे लगा के आपको फील हो जाएगी पल्स, ठीक है। तो इस पेशेंट में हमको ये तीनों चीजें नहीं मिली, तो ये सीपीआर के लिए एलिजिबल है, हम इसको सीपीआर दे सकते हैं। तो सीपीआर देने की टेक्निक ये होती है, हमको हमेशा जो चेस्ट की बोन लास्ट में जो एंड होती है वहां पे फील करना है। आपकी जो चेस्ट बोन है ना, ये वाली बीच वाली, जहाँ पे खत्म हो रही है, जहाँ पे ये बोन खत्म हो रही है, वहां पे सीपीआर अपन को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ कि इसकी यहाँ पे बोन खत्म हो रही है। आप फील करिए, यहाँ से एब्डोमेन स्टार्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे बोन खत्म हो रही है, ये यहाँ पे एंड हो रही है। तो हमारा सीपीआर का जो एरिया है वो यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट रहेगा सीपीआर देने का। सीपीआर की टेक्निक होती है, अगर आप गलत सीपीआर दोगे तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये ध्यान से देखना आप, है ना। दूसरी चीज, हम हाथों को ऐसे रखेंगे, सब ऐसे रखेंगे अपने हाथ, और उंगलियों को बीच में डाल दो। अब हाथ ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ये दोगे ना तो मेरा हाथ मुड़े हुए, सीपीआर उसको अच्छे से नहीं लग पाएगा। हाथ हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए, ये होने चाहिए हाथ स्ट्रेट। और ये जो मैंने लोकेशन आपको बताई है, ये वाली लोकेशन ये है। कितनी बार दबाएंगे छाती, किसी को आइडिया है कुछ? कितनी बार? नहीं, 100 से 120 बार आप ठीक कह रहे हो, पर एक टाइम में कितनी बार दबाएंगे? 30 बार। 30 बार छाती दबानी है अपन को। कितनी बार दबानी है? 30 बार छाती दबानी है। आप काउंट करना, ठीक है। मैं छाती दबा रहा हूँ। और छाती कितनी अंदर तक दबानी है, किसी को कुछ आइडिया है? 2 इंच अंदर होनी चाहिए। आपको जो रीब होती है ना, चेस्ट रीब, ये टूटने की आवाज आ सकती है, ये टूट सकती है। 60% में ये हड्डी टूटती है। तो उस टाइम में अपन को घबराना नहीं है कि मैंने इसकी हड्डी तोड़ दी। उस टाइम में इसकी जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हड्डी फिर जुड़ जाएगी, जान चली गई, वो नहीं आएगी वापस। तो ये टेक्निक ये होती है, 30 बार इसको कंप्रेशन करना है। ये स्ट्रेट होने चाहिए अपने, बिल्कुल स्ट्रेट, ना मुड़े हुए होने चाहिए, ना आप ऐसे झुके होने चाहिए, आप स्ट्रेट होने चाहिए। तो मैं 30 बार इसको कंप्रेशन काउंट करना, ठीक है। अमित तो सही है। थर्टी कंप्रेशन हो गया हमारे। उसके बाद 2 ब्रेथ देनी है, पेशेंट को सांस देनी। अभी तो हमारे पास एम्बू बैग है, ये वाला। आप कहीं जाओगे आपको नहीं मिलेगा ये वाला। तो आप सांस कैसे दे सकते हो? डायरेक्ट मुंह से भी दे सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो मुंह से, आप यहाँ पे रुमाल रख सकते हो। पेशेंट की नाक को दबाना है और मुंह से ब्रेथ देनी है। अभी तो मैं एम्बू से दे के दिखा देता हूँ। 2 ब्रेथ देनी है, मुंह से भी दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है ये? 30 बार बताया आपने। 30 बार किया। अब ये कितनी साइकिल चलेगी? 3 बार 4 बार चलेगी। 120 बार कंप्रेशन करना है 1 मिनट में। 120 बार एक कंप्रेशन करना है, तो 4 साइकिल करनी है। 30 की 4 साइकिल करनी है। 30 में 2 ब्रेथ देनी है। समझ में आया? ठीक है। 2 ब्रेथ 30 बार दिया, 2 ब्रेथ दी, फिर 30 बार देना है, फिर 2 ब्रेथ देनी है। एक जना क्या करेगा? एम्बुलेंस को कॉल करेगा।
एक एम्बुलेंस को कॉल करेगा, क्योंकि आप लंबे समय तक दे नहीं सकते ना, आप भी थक जाओगे, टायर्ड हो जाओगे, तो आप जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करेंगे ताकि एम्बुलेंस आके उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया जा सके। किसी को कोई डाउट है इसके बारे में? आप करके दिखा सकते हो। किस तरफ प्रेशर करना है? आप प्रेस देना, ये चेस्ट कंप्रेशन कर देगा। देना मेरे को भी देना यार। अगर माना कि ये आपका कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है, ठीक है ना, कोई हो गया, आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप? हाँ, शुरू से बता दो आप। पहले हम चेक करेंगे। नहीं, पहले देखो डॉक्टर साहब ने बोला ना आपको, ये जरूरी नहीं कि वो कार्डियक हो, अस्थमा हो सकता है, खांसी आ गई होगी, पहले उसको जैसे हम कहते हैं ना, भाई साहब, हाँ भाई साहब क्या हुआ, कैसे हैं आप, हेलो, कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। अगर वो होश में तो रिएक्ट करेगा, भाई साहब मेरा ये नाम है और मैं ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं दे रहा तो फिर तब उसको, भाई साहब आप कहाँ हो, तो सबसे पहले उसकी क्या है, सांस चेक करना है। सांस चेक कर। फिर जो गले की ये होती है, तो बताया ना सर ने अभी, सांस नहीं आता उसी स्थिति में। सर अगर उसकी सांस नहीं आ रही है, आपको फीलिंग आ रही होगी ना, सांस रुक के आ रही, क्या आ रही है, इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज, उसके बाद वो देना ही देना है। हाँ, ओके ओके, गले से दो अगर अंगुल। पल्स आपको फील हो रही है पर पेशेंट की सांस ही नहीं चल रही तो भी आप दे सकते हो। अच्छा ठीक अब बताइए आप करते हैं। हेलो, हाँ जी, सांस चेक करोगे इसके बाद। इसके बाद पहले नाक में, हाँ, ठीक है ना। उसके बाद इसके जो ये थायराइड गले का, इसके दो अंगुल इधर जो उसकी पल्स होती है, यहाँ हाथ लगाना, ठीक है ना। तो वो आपको फीलिंग आ रही होगी जो चल रहा है आपको, ठीक है ना। ये अब ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तब आपको ये स्टार्ट पॉइंट करोगे, पॉइंट करोगे। अब यहाँ पे देना है, यहाँ पे देना है, क्या कैसे पता लगेगा? यहाँ पे चेस्ट की बोन खत्म हो रही है, ये छाती की जो हड्डियाँ खत्म होती है, ये जहाँ वाले जो पे खत्म हो रही है ठीक है ना, ना? फील करोगे, आपको पेट फील होगा, फिर हाँ। उससे जस्ट ऊपर रखना है और मिडल में रखना है, छाती के बीच में रखना है बिल्कुल ही। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट होनी चाहिए आपके, ऐसे ऐसे मुड़े नहीं होने चाहिए। आप आपकी ये जो ना, ये स्ट्रेट होनी चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। आप लोग में से बहुत कुछ ऐसे सोच रहे हो कि बहुत आराम है, कभी हमने देखे हुए हैं, कभी करके देखना, ये मतलब अगर डॉक्टर साहब भी करेंगे तो एक बार ही कर पाएंगे। तभी मैंने दो को बुलाया। हाँ, ये एक से कभी एक नहीं से होगा। कभी भी नहीं होगा। होंगे मतलब आप। कहते हैं ना कि एकदम पानी निकल जाता है। अगर आप किसी को सीपीआर दे रहे हैं, आपने 30 बार को सीपीआर दे दिया, आपके पसीने निकल जाएंगे। एक चीज मैं और बताना भूल गया हूँ, जब भी हम सीपीआर देंगे ना तो हमेशा हार्ड सरफेस पे देंगे। जैसे ये हार्ड है ना, इस पे ही देंगे, उसको बेड पे लिटा के या कोई सॉफ्ट गद्दे पे लिटा के कभी नहीं देंगे। हमेशा हार्ड सरफेस होना चाहिए ताकि कंप्रेशन अच्छे जाए। गद्दे में क्या पेशेंट जो भी आदमी नीचे जा रहा है, आपको लगेगा नहीं ये सही जा रहा है, और वो बॉडी हाँ डिप करेगी, फिर उसको उसको अच्छे से जंपिंग होगी, फिर तो नीचे से अच्छे से हार्ड CPR सर्विस होगा। हो, ठीक है ना। आप मन में काउंट भी कर सकते हो। मैंने 30 कंप्रेशन दे दी थी, मेरे को 2 सांस दी। और चेस्ट की बॉन्ड टूटेगी इसमें, 60% तक टूटती है, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको। कितने हो गए? 30 हो गए। फिर आप दो सांस दो पेशेंट को। वो मशीन हटा नहीं, मशीन को उसको जो आप मुंह से दे सकते हो। मुंह से दे सकते हैं। 2 बार। मशीन नहीं है वहाँ तो क्या करोगे? हाँ, मशीन तो मिलेगी नहीं आपको। ये हर जगह आपके गाड़ी में टिश्यू पेपर होता है ना, टिश्यू पेपर रख दो मुंह में, टिश्यू पेपर रख दो, आप रुमाल रुमाल रख रख लो लो। आप, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो रुमाल रख और फिर उसको आप 2 बार सांस देनी है। सांस देनी है। फिर आप दोबारा ये साइकिल चालू करोगे। अब आप आपके दोस्त को बुला लोगे, वो कर लेंगे, आप सांस दे देना, ऐसे एक्सचेंज करते रहना बीच में ताकि थके नहीं फिर। अब चला ना, पता पाँव कितना फर्क पड़ा है, चला बताओ उनको कितना फर्क पड़ा। ये होने चाहिए, बीच में होना चाहिए बिल्कुल, और टाइट होना चाहिए हाथ बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे ढीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। देखिए भाई, हाँ नहीं आप ठीक है, आप शुरू से मैं करता हूँ, शुरू से बताओ। सपोज ये एक आदमी है, ये घस खा के नीचे गिर गया, हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप? भाई साहब आप कहाँ हैं? ये तीनों चीज़ें चेक करके फिर वही मेन था ये। अब वो
आप हर्ष टाइट लॉक होना चाहिए लॉक होना चाहिए, जैसे ताला होता है ना लॉक, ये हाँ सर यही शूट कर मेन। और ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। हाँ ये वाला हथेली पार्ट आना आनी चाहिए चाहिए। आपका। ये जो पार्ट होता है ना, इससे कंप्रेशन होगा, इससे दोगे नहीं ये होगा। अगर आप ऐसे करोगे इससे कुछ नहीं होगा। सीपीआर का ये है कि ये चीज ताकत इसमें, ये किया ऐसा किया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये किया, ठीक है ना। उसके बाद नहीं है कोई बात नहीं, नाक रुमाल रखा, टिश्यू पेपर रखा मुंह में, और ऐसे करके 1 और 2, ये एक प्रोसीजर है। साथ में कोई और है तो उसको बोलो अब आप आइए, फर्क पड़ता है हाथों में बहुत। सब दो बार। क्लियर है। देखो आप गुड सीपीआर देके किसी की लाइफ बचा सकते हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, किसी की जिंदगी बचाना। सर आप में से आएंगे कोई 1-2 लोग आएंगे, मैं आ रहा हूँ जी। प्लीज आइए। मुझे ज़्यादा जरूरत है, ये जो होती है। इंदर से जा रहा फिर हम चले जाएंगे। मेरे को लेने की अभी नहीं हाँ, अब सर वो ये एक आदमी आपको चलता हुआ गिर गया, ठीक है ना, आपको साथ का जानने वाला है, अब कैसे आप इसकी हेल्प करेंगे? या गैस टी है। हाँ जी भाई साहब कैसे हो, कहाँ हो, नाम क्या है आपका? कालू वेल्डन एक हो गया, आप दूसरा ठीक है। नहीं कुछ नहीं हो रहा है इनको। नहीं पहले वो चेक करो बीच का, पहले बीच का हड्डी चेक करो। यहाँ खत्म हो रही है, चेस्ट के बोन पे। हाँ ठीक है। साथ ही टेबल टूट जाएगी। बताया ना आपको, 2 इंच सही है, सही है। यानी 5 से 6 सेंटीमीटर तक डीप होना बहुत बढ़िया, 5 सेंटीमीटर अंदर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब सही दे रहे हो। जिंदा होने वाला होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करने दो भाई, करने दो। टूटने की चिंता नहीं करें। चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मुझे करने के बाद मुझे खुद लेनी पड़ेगी। लेटो शुक्ला जी, दो मत दो इनको दो। आपने देखा होगा ना न्यूज में आजकल काफी आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, सर्दियों में कार्डियक अरेस्ट काफी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये आपने देखा होगा सर, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सब तो बहुत बढ़ता है। और अब तो मतलब सरकार भी अवेयरनेस कर रही है, आप लोग भी कर रहे हो। आपने कई जगह देखा होगा कि पुलिस वाले ने या नॉर्मल इंसान ने किसी की जान बचाई, कई न्यूज़ में चलता है, आप देखे होंगे 2-3 महीने में, मैंने भी देखे कई जगह पे। तो ये चीजें सर मतलब आपके लिए कोई राह चलता कोई मिल गया, आप उसके लिए भी कर सकते हो। ये कोई वो नहीं है कि मतलब पर्सनल जो गाड़ी आपके संग बैठा है जा रहा है, नहीं कोई मिल गया तो उसकी हेल्प कर सकते हो इस बारे में। नहीं, हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ भी ऐसे केसेस बहुत दिखते हैं, बहुत डॉक्टर देखे करते होंगे हैं। आपने ना, तो वही है जो सीपीआर ट्रेनिंग होती है। जब पेशेंट कॉलअप्स हो जाता है, बहुत मतलब बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है तो सीपीआर दो, ये हो गया होगा, तो वो एक प्रोसीजर है पूरा एक पार्ट का। तो ये पार्ट आप तो खैर हमेशा फील्ड में ही रहते हो हमेशा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए सर आप आइए, कीजिए आप। भाई साहब कहाँ हो आप, क्या नाम है आपका भाई साहब? ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थर्ड हो गया, फोर्थ, हाँ बीच का।
एलएस का हो जाएगा। चलो ठीक है। नहीं, नाक बंद उनकी जो नाक करके नाक बंद करके मुंह से ऐसे ऐसा करना है, यहाँ से थोड़ा दबा के ताकि कोई लगे नहीं। और फिर से ये उसको 4 बार रिपीट रख लेते 4 बार 120। ठीक है, और ऐसे करके 4 बार करके ऐसे छोड़ नहीं देना कि 4 बार कर दिया मेरा काम हो गया, नहीं। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती उसको पेशेंट को आप शिफ्ट नहीं कर देते एम्बुलेंस में, तब तक ये स्टार्ट करते रहना, 4-4 साइकिल की रिपीटेड करते रहना। और एक बात और ध्यान रखना, एक आदमी कभी भी दोबारा बहुत मुश्किल है, मुश्किल है क्योंकि हार्ड है ना सर, हार्ट है। जिन्होंने किया उनसे पूछिए आप, मेहनत भाई साहब हो गए, एक भाई साहब लग रहे, ठीक है ना। ये सबका बस का नहीं होता है। आपने अगर 30 बार सही ढंग से दे दो तो आपकी दोबारा हिम्मत नहीं है, फिर कोई दूसरा आएगा, फिर आपको थोड़ा टाइम मिलेगा तो आप तब कर सकते हो। आप आपस में एक्सचेंज 2 जने हो ना, एक जना किया, एक जना सांस लेगा, फिर जिसने सांस लिया उसको बुला लो, वो करेगा, जितने आपको रिलैक्स हो जाएगा आपका भी बॉडी, फिर आप ऐसे एक्सचेंज कर करके आप और साथ में किसी को बोलो कि भाई ठीक है एम्बुलेंस आती है, वेल नहीं तो इंतजार करो, उसको फिर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल शिफ्ट करो। ये एक प्रोसीजर है नॉर्मल। जितने भी सर हमारे ड्राइवर साहब हैं ना, और CPR एक बेसिक चीज है, सबको आनी चाहिए। लेकर के जाते हैं। जितने भी VIP लोग हैं, बाहर से फॉरनर्स आते हैं, तो ये सब जितने भी लोग हैं सारे खास लोगों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उनको सर्विस देते हैं। तो सर्विस देते हैं ऐसे ही, तो उनके साथ अगर कुछ हो जाए तो ये आपने जो प्रोग्राम किया है, और मान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इतना बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने करवाया है। लाख रुपए की और बात ऐसा किया। जो है ऐसा प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। किसी को कोई शक कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ पक्का सकते हो। एज ए रिलेटेड बीमारी के बारे में कुछ पूछना तो बोल सकते हो, डॉक्टर साहब यहीं पे पूछिए आप, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप। इसके बारे में किसी को कोई डाउट है, फर्स्ट एड के बारे में किसी को कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन रख सकते हो। फर्स्ट एड के तो मेरे ख्याल में आपके पास गाड़ियों में सब एक फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है। बस एक चीज है उसमें एक्सपायरी चेक करता रहता है। हाँ एक्सपायरी डेट नहीं सर, मुझे पता है, देखो हर कोई चेक करता है। कई बार आदमी अपने माइंड में मिस कर जाता है, हो जाता है कि चले यार ये हो गया, कई बार हो जाता है उस चीज में। तो इस चीज को आप अपने एक्सपायरी में उसमें चेक करते रहना पक्का, उसमें जो फर्स्ट एड बॉक्स का होता है उसमें। और सबसे बड़ी बात है, आपने जितना भी किया उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपके साथ में है, जो आपके कलीग्स हैं, उनको बोलो कि एम्बुलेंस मंगाइए। एम्बुलेंस से जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल कर दो, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। अपने तरफ से कोशिश करो, बाकी ऊपर वाला है। ठीक है सर, मिर्गी कभी किसी को मिर्गी के दौरे आ जाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मिर्गी का दौरा एक इमरजेंसी होती आ है। जाते हैं कभी कभी। मिर्गी का दौरा एक इमरजेंसी होती है। जैसे इस पेशेंट को मिर्गी आ गई, इस पेशेंट को मिर्गी आ रही है, ये ऐसे ऐसे मिर्गी आ गई इसको। तो सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी का ध्यान रखना है। उसके गले में कुछ है पहना हुआ है, टाइटनेस है कुछ वगैरह है, उसकी जीभ लॉक हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों का ध्यान होगा। अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे वो रिमूव करने, कपड़े आपको सबसे पहले हटाने हो। दूसरी चीज़, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखना है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। जैसे पेशेंट है उसको लेफ्ट साइड आधा कर दिया, ऐसे कर दिया। ये करने का रीज़न ये होता है कि पेशेंट जो वो होश में रहेगा नहीं उस टाइम में, तो उसके जो अपने जो मुंह में थूक वगैरह होता है, लार वगैरह होती है, वो चेस्ट में नहीं चली जाए, छाती में, लंग्स में नहीं जाए, इसलिए उसको ऐसे उल्टा करना है। और फिर आपको कॉल करना है एम्बुलेंस को। अगर पेशेंट को वहाँ दौरा रुक जाता है तो आपको वेट करना है पेशेंट के उठने का, फिर आपसे उसको जो सवाल जवाब करने वो करना है। कॉन्शियसनेस दोबारा देखनी, वैसे ही देखना है कि आप ठीक हो, अभी कहाँ पे हो, कितना टाइम हो रहा है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। अगर उसको लगातार दौरे आते ही रह रहे हैं तो आपकी साइड से ये चीज़ें का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसके जो भी टाइट कपड़े वगैरह है, कुछ भी रुमाल वगैरह बांध रखा है, जो भी बांध, या किसी ने कोई हेलमेट ही पहन रखा हो, तो वो सब चीज़ें रिमूव करके उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखना है। ठीक है, आपको ना तो उसमें उंगली डालनी है, ना उसका मुंह खोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर एम्बुलेंस को कॉल करना है। कुछ वीडियोस में दिखाते हैं लोहे की छड़ी पकड़ा देते हैं या लोहे का कुछ ऐसा। सर देखिए एक बात बताओ, आप अगर YouTube, WhatsApp इसमें मत जाइए। क्या सुनाते हैं, जुला में सुनाते नहीं, उसमें मत जाइए। नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है। ये गलत चीज है। लोग कुछ भी डाल देते हैं।
अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो खुद ही मतलब ऐसा ना हो कि पता चला कि बचाने वाला मारने वाला बन गया। यस सर, हाँ बिल्कुल। आपको ना तो उसके मुंह में कुछ कपड़ा डालना है, कुछ नहीं डालना। ना आपको उसमें उंगली डालनी है, ना उसको छड़ी पकड़ानी है, ना उसको जूते सुंघाने, कुछ नहीं करना है। बस ठीक है ये ना? 2 चीजों का ध्यान रखना है, तो आप पेशेंट को बचा सकते हो। बचा सकते हो। आपने कहा ना अभी कि मतलब कार्डियक में मिर्गी में पड़ता है, मिर्गी का जो दौरा पड़ता है आदमी कांपता है। मिर्गी में CPR नहीं देना होता। कोई ना मिर्गी आप देखो ना, जब कोई लेट गया तो ऐसे कांप लाता है, देखा होगा उसके मुंह से झाग आता है। वो तो एक मतलब जनरल वो है कि भाई मिर्गी का दौरा पड़ गया। किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो वो ऐसा कांपेगा कि कभी नहीं। वो नॉर्मल जैसे आता है ना, एकदम सदा ना एकदम नॉर्मल, वो ऐसे एकदम फिट हो जाएगा, ये होगा। बाकी सर ने एक चीज़ और बताई, अस्थमा। अस्थमा का पेशेंट खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी उसको, ये एक नॉर्मल चीज़ है उसको। पर वो आपसे बात करेगा। वो बात करेगा आपसे, जिसे कार्डियक अरेस्ट आएगा वो बात नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें कॉमन मतलब सीखने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सर वो एक सांप अगर अचानक काटे तो उसके बारे में एक बार बता दिए। डॉक्टर के पास तो हमको लेके जाना ही है, लेकिन तत्काल में हमें क्या करना है? अचानक हम लोग जंगलों में जाते रहते हैं, गलती से अगर काट लिया तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हमें क्या करना देखो, है? सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, जो स्नेक बाइट होती है इंडिया में 80% नॉन वेनेमस होती है, जिनमें जहर होता ही जहर होता ही नहीं उनमें। पर पेशेंट घबरा के उसको कार्डियक अरेस्ट आके डेथ हो जाती है। वो बड़ा होता है वैसे ही। सबसे पहले आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है। आपकी साइड से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले उसको रिलैक्स करना है कि कुछ नहीं हुआ है, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, टाइम पे आपका इलाज हो जाएगा। ना तो उसको झाड़ फूक में डालना है, ना उसमें मिर्ची डालनी है जहाँ पे काटा है, ना उसमें कुछ हल्दी डालनी है, ना उसको रगड़ना है, ना उसको ऐसे चूस के कि मैं इसका जहर निकाल के थूक दूँ। बिल्कुल ये सारी गलत चीज़ें आप करते हो, ये बिल्कुल ही नहीं करना है। सबसे पहले उसको इमोबिलाइज करना है, जहाँ पे भी काटा है ना उसको इमोबिलाइज कर दो। जैसे पैर में काटा है, पैर में आप 2 फट्टे डाल के रस्सी से बांध के उसको स्टेबल कर दो, क्योंकि जितना मूवमेंट होगा, जितना वो पेशेंट चलेगा ना, उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उतना जहर जल्दी से फैलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना और उसको जल्दी से जल्दी आपके जो भी पास में हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CSC PSC जहाँ पे भी है, जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर उसको असिस्ट करेगा। 80% में नॉन वेनेमस होते हैं, 20% अगर वेनेमस होते हैं, डॉक्टर को लगता है तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग ASV जो स्नेक वेनम वाइल होती है वो उसको एज ए ट्रीट कर देगा। आपकी साइड से यही ध्यान रखना है, आपको उसमें ना तो मिर्च मसाले कुछ डालना है, हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालना है, उसको इमोबिलाइज करना है, जहाँ पे काटा है उसको बिल्कुल स्टेबल कर दो और पेशेंट को रीअश्योर करो कि आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे तक हॉस्पिटल, कितने घंटे तक पहुंचना चाहिए उसको? जितना जल्दी हो सके, जितने जल्दी हो सके 2-3 ऐसा घंटे। सच कोई टाइमिंग नहीं है। कहीं पे नहीं है सुविधा, 2-3 घंटे लगेंगे हॉस्पिटल पहुंचने में। बिल्कुल आप जितना जल्दी हो सके पहुंचाओ उसको, ये चीज़ का ध्यान रखो। आप वेट मत करो कि मैं किसी झाड़ फूक को बुला दूँ, वो झाड़े कर देगा, वो कुछ ऐसे मंत्र फूक देगा, उससे पेशेंट का कोई लाभ नहीं होगा। इन द एंड अगर स्नेक 80% तो नॉन वेनमस होते हैं तो उसकी वजह से वो झाड़ फूक करके चला गया, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। पर आपको लगेगा कि ये इसने ठीक कर दिया, घबराहट निकल गई। आपको लगेगा कि ये साधु महात्मा जो आए थे इन्होंने बिल्कुल ठीक करके भेज दिया। ऐसा नहीं होता। अंधविश्वास बहुत फैला हुआ सर हमारे समाज में। 20% अगर वेनमस निकल गया, अंधविश्वास बहुत फैला हुआ हमारे समाज में। नहीं। सबसे पहले वही लाते हैं, पहले बाद में जाते हैं उधर। अगर 20% निकल गया वो वेनमस जहरीला सांप निकल गया 20%, तो उसको डॉक्टर के अलावा कोई नहीं बता कोई नहीं बता सकता। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, अंधविश्वास में नहीं रहना बेसिकली। हमारे अभी आपने देखा गांव में आजकल, अब तो सोशल मीडिया होगा, पहले भी थे, यहाँ पर भी अजगर निकलते हैं। अजगर को जहर नहीं होता, अजगर तो कुंडली मार देता है, उसी से मारता है, उसमें कोई जहर नहीं होता। अब आपने कहीं सांप देख लिया, अजगर देख लिया, अब जिसे समझ गए वो बोलेगा यार सांप ने काट लिया मुझे, वो डर के मारे वैसे मर जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, पहचान बता देता हूँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जहरीले सांप ने काटा है कि जहरीले सांप ने नहीं काटा है। जब जहरीला सांप काटता है ना तो उसके फैन मार्क होते हैं, जो उसके बाइटिंग जो होते हैं ना, आपको फैन मार्क दिख जाएंगे, 2 डॉट दिख जाएंगे काटे हुए के, बिल्कुल बारीक से डॉट दिख जाएंगे आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे असिस्ट करोगे, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाएगी, वहाँ से रेडनेस मतलब पूरा लाल हो जाएगा, पैर में सूजन आ जाएगी, जहाँ काटा है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ से पस आने लग जाएगी, तो समझ जाना है कि किसी जहरीले सांप ने काटा है। पर इतना आपको डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो असेस करके उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना है। भारत में 4 सांप ही है जो जहरीले होते हैं। एक तो क्रेत है, कॉमन क्रेत जिसको बोलते हैं, उड़ने वाला सांप, उड़ने वाले सांप नहीं होते, जंप करने वाले नहीं होते, उछलते हैं, नहीं उछलते, सांप बिल्कुल ही नहीं उछलते।
ठीक है। और पहली बात, सांप आगे से बाइट भी नहीं करते। उनको जब वो डर लगता है ना, उनके जैसे लाइफ पे रिस्क आ जाती है, जैसे आपका पैर आगे तो काटेंगे वो, ऑब्वियसली आपको कोई थप्पड़ मारेगा, आप थप्पड़ ही मारोगे उसको, या फिर उसको डर लग जाएगा कि मेरी जान को खतरा, तभी वो काटते हैं। ऐसे आपके बेड पे आगे कि भाई सो रहा है, चलो मैं इसको काट लेता हूँ, ऐसा नहीं काटते वो, ठीक है। 4 सांप होते हैं कॉमन, बिग 4, जिसको बिग 4 बोला जाता है इंडिया में। 4 सांप ही जहरीले होते हैं। चार सांप की पहचान मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट कैसा होगा, वो नाइट में मूवमेंट करता है, वो रात को ही बाहर निकलता है, रात को शिकार के लिए वो बाहर निकलता है खाने के लिए, वो दिन में कभी बाहर नहीं निकलेगा। हमारे राजस्थान में उसको पीवना बोलते हैं, कहता है वो बेड पे चढ़ के सांसें खींच लेता है लोगों की, इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। तो वो क्या रात को मूवमेंट करता है, जहाँ पे भी सांप को गर्मी पसंद होती है। अब आप रात को बाहर खटिया लगा के सो रहे हो, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वहाँ पे गर्म है एज पर बाहर के टेम्परेचर से, तो सांप वहाँ पे खींचा चला आ जाता है। वो आता है, आप करवट लेते हो, दब जाता है वो, तो रात को बाइट कर लेता है। तो ये अंधविश्वास फैला हुआ है कि रात को इसकी सांसें खींच ली सांप ने, ऐसा नहीं होता। कॉमन क्रेट की पहचान ये होती है कि उसके नेक से डॉट स्टार्ट होंगे, वाइट से वाइट डॉट स्टार्ट होंगे और लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। वो और जो दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ये अपने कोबरा, किंग कोबरा अपने यहाँ नहीं पाया जाता, वो साउथ में पाया जाता है, ठीक है। और उसकी इतनी बाइट नहीं होती है। दूसरी बाइट होती है किंग कोबरा की, जिसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। स्पेक्टिकल कोबरा की पहचान ये होती है कि उसके पीछे जो होते हैं ना, वो चश्मे जैसे आकार के बने हुए होते हैं। चश्मा, स्पेक्टिकल मतलब चश्मे, स्पेक्स इंग्लिश में उसको दाग होते हैं। हाँ, पीछे ऐसे चश्मे से बने होंगे, आप पीछे देखोगे ना, नाग, जिसको नाग बोलते हैं, उसके पीछे ऐसे बने हुए होते हैं, चश्मे जैसे आकार का ऐसा शेप होता है, ठीक है। और वो फन फैलाता है ऐसे, तो ये उसकी पहचान होगी। तीसरा सांप होता है, ये होता है अपने तीसरा सांप होता है सॉय स्केल्ड वाइपर, सॉय स्केल्ड वाइपर होता है। नॉर्थ में ज्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ पे हरियाणा वगैरह में जो बाइट होती है, उसी की होती ये वाइपर की ही बाइट ज्यादा होती है, क्योंकि वो खेतों में रहना पसंद करता है। उसकी पहचान ये होती है कि उसके बिल्कुल ही कॉलम बने होते हैं, धारिया जैसे कॉलम, और वो अजगर से मिला जुला रहता है। चिपटक जो व्हाइट और ग्रीन देखा होगा हाँ, आपने कई जगह तो कई लोग है ना उसको अजगर समझ के पकड़ लेते हैं कि ये तो अजगर का बच्चा है, और वो बाइट कर जाता है, और उसकी बाइट बहुत ही खतरनाक होती है। और इंडिया में जितनी भी डेथें होती है ना सांप से, जिसमें 80% डेथ इसी सांप की वजह से होती है। तो ये 4 सांप है, सॉय स्केल और पीट वाइपर, ये इनका ध्यान रखना आपको। ये 4 जहरीले सांप होते हैं, और इसके अलावा कोई बाइट हो तो वो जहरीले नहीं होते, वो नॉन वेनमस ही होते हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। किसी को कुछ पूछना है अभी भी आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन।